विद्यार्थियों, आज हम आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत थॉमस रॉबर्ट माल्थस के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एडम स्मिथ के बाद माल्थस का दूसरा स्थान आता है। रिकार्डो एवं माल्थस दोनों ही समकालीन परंपरावादी अर्थशास्त्री थे। ये दोनों निराशावादी अर्थशास्त्रियों के रूप में जाने जाते हैं। स्वयं भी ये अपने आप को निराशावादी ही मानते थे। माल्थस को निराशावादी अर्थशास्त्री कहने के जो प्रमुख कारण हैं उसमें सबसे पहला है कि अति उत्पादन के संबंध में माल्थस के विचार। माल्थस से पूर्व के अर्थशास्त्रियों ने आशाजनक विचार प्रस्तुत किए थे। उन्होंने लोगों के समक्ष जो नई नई बातें रखी वे सभी मानव समाज के लिए कल्याणकारी थी। जैसे प्रतिष्ठित संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण रोजगार की कल्पना करते हुए ये बताया था कि समाज में कभी भी अति उत्पादन नहीं होता है, परंतु माल्थस उनके विचारों से सहमत नहीं था। उसने सिद्ध किया कि अनेक बातों के कारण समाज में अति उत्पादन और बेरोजगारी हो सकती है। यदि समय रहते हुए उसे नहीं रोका गया तो समाज व राष्ट्र इस बुराई की चपेट में आ जाते हैं और इसका परिणाम भी भयंकर होता है। दूसरा, जनसंख्या की समस्या। मार्शल को छोड़कर के अन्य जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं उनको जनसंख्या वृद्धि के बारे में कोई चिंता नहीं थी। स्वयं एडम स्मिथ जनसंख्या के बारे में आशावादी था। उस समय यह समझा जाता था कि बढ़ती हुई जनसंख्या व्यापार, उद्योग धंधों आदि के विकास के लिए आवश्यक होती है। ऐसा सोचना स्वाभाविक भी था, क्योंकि उस समय जिस गति से आर्थिक संसाधनों का विकास हो रहा था उसकी तुलना में जनसंख्या बहुत ही कम थी। परंतु माल्थस ने उत्पत्ति ह्रास नियम के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि खाद्यान्नों की तुलना में जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि चारों ओर भूखमरी फैल जाएगी और मृत्यु दर बढ़ने लगेगी। ये माल्थस के जो विचार थे ये स्वाभाविक अवश्य थे। उसके इन्हीं विचारों के कारण उसे निराशावादी कहा जाने लगा था। फिर माल्थस के जो लाभ संबंधी विचार जो उन्होंने दिए हैं उसमें हमें ये आभास मिलता है कि वह निराशावादी विचारक था। उसने स्पष्ट किया कि प्रतियोगिता और जनसंख्या वृद्धि के कारण भविष्य में लाभ की दर घटते घटते शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो तीन कारण हमने बताए हैं, अति उत्पादन के संबंध में, जनसंख्या की समस्या के संबंध में और लाभ के संबंध में, ये तीन विचार जो रॉबर्ट माल्थस के थे वो उसे निराशावादी अर्थशास्त्री जो है मानते हैं या निराशावादी अर्थशास्त्री के रूप में उसे जाना जाता है। तो कई बार छोटा सवाल पूछ लेते हैं, माल्थस को निराशावादी अर्थशास्त्री क्यों कहा जाता है। अब हम लेते हैं माल्थस की संक्षिप्त जीवनी। माल्थस का जन्म 14 फरवरी 1966 को इंग्लैंड के रॉकरी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता डैनियल माल्थस एक धनी व्यक्ति थे। पिता ने उसे दर्शन शास्त्र एवं धर्मशास्त्र की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा था, जहां उसने 1788 में बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उसे शीघ्र ही जीनस कॉलेज का फेलो बना दिया गया। कैम्ब्रिज से लौटने के बाद माल्थस ने अपने पिता की इच्छा अनुसार अपने नगर में ही एक गिरजाघर की देखभाल करने का कार्य किया। 1798 में उसका जनसंख्या संबंधी निबंध प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस निबंध पर उसने अपना नाम नहीं दिया था। वह उसका गुमनाम लेख था जिस पर किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था। 1799 में माल्थस इंग्लैंड से यूरोपीय देशों के भ्रमण पर चला गया। इस भ्रमण के दौरान उसने यूरोप के अनेक देशों में जनसंख्या के आंकड़ों का संकलन किया। 1802 में वह स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड तथा रूस आदि देशों में भी उसने भ्रमण किया। अपने इस भ्रमण के दौरान वह फ्रांस नहीं जा सका, क्योंकि उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तनाव चल रहा था। 1803 में वह स्वदेश लौट गया। उस समय उसके पास जनसंख्या संबंधी सामग्री बहुत अधिक थी। 1833 में उसने अपने निबंध का संशोधित संस्करण प्रकाशित किया और अब उस पर उसने अपना नाम भी दिया था। इस बार उसका शीर्षक था ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन और ए व्यू ऑफ इट्स पास्ट
एंड प्रेजेंट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हैप्पीनेस, ये उसने 1803 में लिखा था। इसके अलावा भी उसने कई सारी पुस्तकें और लेख लिखे हैं। 1807 में वह हैलीबेरी के कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। वहाँ उसने राजनीति शास्त्र और इतिहास विषय का अध्यापन किया। इस पद पर वह जीवन पर्यंत बना रहा। 1834 में 68 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया। इसके अलावा जो माल्थस की जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्क्रीन पर देखें, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1820 में लिखी गई, स्टडीज डीलिंग विथ कॉर्न लॉज 1815 में, ऑन रेंट 1815 में, द पुअर लॉ 1817 में और डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1827 में। इनमें से आप याद कर लें, कई बार छोटा पूछा जाता है कि माल्थस द्वारा लिखी गई किन्हीं 2 पुस्तकों या 4 पुस्तकों के नाम बताइए, तो उस समय ये नाम आपको याद रखने हैं। उसका जो पहला लेख था वो गुमनाम था कि माल्थस ने बिना अपने नाम के कौन सा लेख लिखा, तो एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में लिखा था। अब इसके बाद हम चलते हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं थी या तात्कालिक घटनाएं थी जिनका सबसे अधिक प्रभाव माल्थस पर पड़ा। तो माल्थस को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से थे, तो उसमें सबसे पहला है औद्योगिक क्रांति। माल्थस के समय में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इस क्रांति से एक और गिने चुने पूंजीपति रातों रात धनी बन रहे थे और दूसरी ओर श्रमिकों का शोषण हो रहा था। श्रमिकों से अत्यधिक काम लिया जाता था। वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए 18-18 घंटे तक काम करते थे। तब उन्हें भरपेट भोजन मिलता था और कुछ को तो तब भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। श्रमिकों के रहन सहन का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। औद्योगिक क्रांति के जो दुष्परिणाम थे उसके फलस्वरूप बेकारी, भूखमरी, वर्ग संघर्ष और बीमारी जैसी समस्याओं ने पूरे इंग्लैंड को जकड़ लिया था। तो उसका प्रभाव माल्थस पड़ा और वो निराशावादी विचार उसने दिए। फिर है प्राकृतिक प्रकोप। अकाल एवं युद्धों के कारण इंग्लैंड की दशा बहुत ही अधिक शोचनीय हो गई थी और गल्ले के कानून यानी जो कॉर्न लॉ था उनका, उसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ था। इंग्लैंड की दशा का वर्णन करते हुए थेरोल्ड रोजर्स ने लिखा है एक जगह पर कि जब यह देश प्राय सारे सभ्य संसार से युद्ध कर रहा था, कम से कम पूरा देश अकाल जैसी अवस्था से पीड़ित था और सब जगह कीमतें बढ़ चुकी थी। ऐसा अनुभव हो रहा था कि देश बुरी फसलों के ऐसे दुष्चक्र में फंसा हुआ है जिसकी पुनरावृत्ति एक रहस्यमय ढंग से हो रही है। तो प्राकृतिक प्रकोप उस समय थे, अकाल थे, युद्ध थे, तो उनका भी प्रभाव माल्थस पर पड़ा। और उसने ये बताया कि जैसे जनसंख्या बढ़ जाएगी और इस प्रकार से अकाल पड़ेंगे तो खाद्यान्नों की कमी हो जाएगी। हो सकता है उसका ये विचार उसी से आया हो। फिर थी वो उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ। इंग्लैंड की आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति थी वो उस समय दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। इस व्यवस्था में सुधार की कोई आशा भी नहीं थी। इन परिस्थितियों में माल्थस के विचारों का निराशावादी होना स्वाभाविक था। वह इंग्लैंड की भूखमरी व गरीबी के कारणों की खोज में जुट गया। इतिहासकार ग्रीन के अनुसार कुशासन एवं कुप्रबंधन के कारण भी इंग्लैंड की जनता की कठिनाइयां बढ़ गई थी। फिर माल्थस पर उसके पूर्ववर्ती जो विचारधारा थी उसका भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि माल्थस से पूर्व वणिकवाद एवं प्रकृतिवादियों ने जनसंख्या के बारे में आशावादी विचार प्रस्तुत किए थे। वे राष्ट्रों की शक्ति व संपत्ति को बढ़ाने के लिए जनसंख्या की वृद्धि के पक्षधर थे। माल्थस उनके इन विचारों से सहमत नहीं था, इसलिए उसने उनके विपरीत विचार दिए। फिर समकालीन जो विद्वान थे उनका भी उस पर प्रभाव पड़ा। माल्थस के समकालीन विद्वान समय समय पर ऐसे विचार दे रहे थे जिनका माल्थस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जैसे डेविड ह्यूम ने अपनी पुस्तक ऐसे ऑन द पॉपुलेशन ऑफ एंशिएंट नेशंस में कुछ प्राचीन देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या का अनुमान लगाया था। टाउनसेंड ने बताया था कि मानवीय विवेक क्रियाशील न होने के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और इससे कष्ट, अभाव, बेरोजगारी एवं उच्च मृत्यु दर को बढ़ावा मिलता है। फिर सर वॉल्टर रेले ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो उन्होंने 1652 में लिखी थी, में ये तर्क दिया था कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाती है, किंतु युद्ध एवं बीमारियों ने इस वृद्धि पर नियंत्रण लगा दिया है। लोग अधिक संख्या में क्यों मरते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि वे वृद्धावस्था के कारण नहीं मरते हैं और न ही वे प्रकृति के साधारण तरीके से मरते हैं, वरन वे अकाल, युद्ध, बीमारी आदि उन्हें
मार डालती है। फिर उसके पश्चात मैथ्यू हेले ने अपनी पुस्तक द प्रिमिटिव ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड में जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए थे। उनका मानना था कि साधारण दशा में जनसंख्या वृद्धि मृत्यु दर से अधिक होती है। यदि इसे रोका नहीं गया तो जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी। इन तमाम विचारों का मंथन करके ही माल्थस ने अपने परिष्कृत विचार प्रस्तुत किए थे। फिर माल्थस पर गॉडविन का भी प्रभाव पड़ा। गॉडविन का प्रभाव माल्थस पर सबसे ज्यादा पड़ा, क्योंकि गॉडविन स्वयं एक आशावादी लेखक था। वह आने वाले भविष्य की सुखद कल्पना करता था। उसने सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज उठाई थी और जनसंख्या वृद्धि को उचित ठहराया था। माल्थस ने गॉडविन के विचारों का प्रतिवाद करने के लिए यानी विरोध करने के लिए अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गॉडविन के आशावादी विचारों के संबंध में माल्थस और उसके पिता जो हैं वो प्राय वाद विवाद करते रहते थे। पिता गॉडविन के विचारों का समर्थक था, जबकि स्वयं माल्थस उसका तीव्र आलोचक था। डैनियल माल्थस ने देखा कि उसका पुत्र माल्थस उसके विचारों से किसी भी दशा में सहमत नहीं है, इसलिए उसने युवक माल्थस को यह सुझाव दिया कि वह अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखे, और इसके परिणाम स्वरूप माल्थस ने जनसंख्या पर एक निबंध प्रकाशित किया था। यह पुस्तक गॉडविन के आशावाद को चुनौती देने के लिए लिखी गई थी, इसलिए इसकी शैली काफी उत्तेजक थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माल्थस के जनसंख्या संबंधी विचार गॉडविन के आशावादी विचारों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। तो इस प्रकार से हमने आज माल्थस के निराशावादी होने, माल्थस का जीवन परिचय तथा माल्थस के विचारों को प्रभावित करने वाले घटकों का अध्ययन किया है।